हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री 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 पद्म विभूषण भारत रत्न नोबल प्राइज विजेता मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के क्लरिकल कैडर को 21,700 का झुंझुना और लॉलीपॉप देने के लिए हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं और अभिनंदन। अब ये झुंझुना जो है ये क्लरिकल कैडर ने लेने से इनकार कर दिया है। क्लरिकल कैडर के पास में, हर क्लर्क के पास में, हर एम्प्लॉय के पास में वो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी है जो कि एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, क्लरिकल एसोसिएशन ने पी राघवेंद्र राव कमीशन के सामने जो रिप्रेजेंटेशन 250 पेजों की जो पेश करी है, और उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर जो कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करके दी है, उसके आधार के ऊपर श्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 21,700 का झुंझुना जो है लॉलीपॉप क्लर्क्स को पकड़ाने की कोशिश करी है। और अभी तक जो माहौल है, जो क्लर्क की सोच है, जो क्लरिकल कैडर की सोच है, इन्होंने इस झुंझुने को लेने से मना कर दिया है। अब आगे क्या होगा, क्या चाहिए, किस तरीके से ये चीज़ें सिरे चढ़ेंगी, आई होप कि जो ये रिप्रेजेंटेशन शेयर हुई है क्लरिकल कैडर के साथ में, इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर किस तरीके की वास्तविक स्थितियां हैं हरियाणा क्लरिकल कैडर के अंदर, और एम्प्लॉयज़ का जो स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कैडर स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम है, क्या पे स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम है, क्या प्रमोशन से रिलेटेड एनोमलीज हैं, और क्या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इमर्जिंग ड्यूटीज़ हैं क्लरिकल कैडर की, किस तरीके की स्थितियां जो हैं वो पिछले 20-30 साल में चेंज हुई हैं। इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अगर इस तरीके का नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार जारी करती है, और वो भी तब जब फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो दामोदार है वो हमारे नोबल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये सारे नोबल प्राइज़, मेरी तो ये रिकमेंडेशंस हैं कि हरियाणा की तरफ से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भेजे जाएं कि भैया पूरी दुनिया में और कोई इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। हमारे इन मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल खटारा बना दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसीज हैं नहीं, ये पता नहीं कि मेरे राज्य के अंदर कहाँ किस एम्प्लॉय को क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स रिक्रूटमेंट्स के अंदर हैं, अपॉइंटमेंट्स के अंदर हैं, सिलेक्शन के बाद कैडर स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके की एनोमलीज हैं, और उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और वेदर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लरिकल कैडर के अंदर क्लर्क्स के लिए, कि क्या जो ये बेसिक पे है 19,900 की, क्या ये सफिशेंट है। जिस तरीके से क्लर्क्स की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जो आई है, जो जिस तरीके का वर्कलोड एनहांस हुआ है, और जिस तरीके की एफिशिएंसीज क्लर्क्स ने डेवलप की हैं पिछले इतने सालों के अंदर, उन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या ये डिसीजन सही है। अगर मनोहर लाल खट्टर जी साइन करने से पहले एक बार रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से पढ़ लेते, जो कि कमेटी ने पढ़ी है, जो कि कमीशन ने पढ़ी है, जो मीटिंग्स हुई हैं इस कमीशन की, पी राघवेंद्र राव कमीशन की, पी के दास जी इस मीटिंग के अंदर रहे, पंकज जी इस मीटिंग के अंदर रहे, उन्होंने जिस तरीके से सारी प्रॉब्लम्स क्लरिकल एसोसिएशन ने कमीशन के सामने रखी, जो रिकमेंडेशंस सामने रखी, जो डिमांड्स सामने रखी,
सारी मीटिंग्स के दौरान और सारे प्रोसीजर के दौरान एक बहुत ही पॉजिटिव व्यू जो रहा है वो कमीशन मेंबर्स का रहा। इवन कि लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम तक क्लर्क्स यहाँ तक भी सेटिस्फाई थे कि इनिशियली 25,500 और उसके बाद सी सेट क्लियर करने के बाद 29,200, इस तरीके से अगर ये चीज़ें सरकार अगर करती क्लर्क्स के फेवर के अंदर, तो सरकार की वाहवाही करने में ये क्लरिकल कैडर कोई कमी नहीं छोड़ता। लेकिन अपने आप को हरियाणा का राजा समझ लो, खुद को 69-70 की एज में सैलरी मिल रही है 2,88,000 रुपये। मुख्यमंत्री जी, आपकी सैलरी है 2,88,000 रुपये। आप एक टर्म की पेंशन लेते हो 70% ऑफ योर सैलरी, यानी कि लगभग 2 लाख करके रुपए के करीब आप पेंशन लेते हो। और जब आपको ये कहा गया कि पूरे क्लरिकल कैडर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को पहचानिए, क्लरिकल कैडर ने आपको हर चीज़, हर रिकॉर्ड, उस रिप्रेजेंटेशन के कम से कम पढ़े लिखे अपने आप को आप कहते हो, अगर पढ़े लिखे होकर आप अनपढ़ की कैटेगरी वाले काम करते हो, तो इसका मतलब कि आपने इस रिपोर्ट का, इस रिप्रेजेंटेशन का एक भी पन्ना नहीं पढ़ा। चलो आपने नहीं पढ़ा, आपने जो कमेटी गठित की थी उस कमेटी ने अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ा है, आपको एक अच्छी खासी रिपोर्ट सौंप दी, आप उस रिपोर्ट की कॉपी हमें दीजिए। इस क्लरिकल कैडर को, हरियाणा के एक एक क्लर्क को की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है कि क्लरिकल कैडर ने जो ये 250 पन्नों की रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को दी थी कंसिडरेशन के लिए, इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कमेटी ने, कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, क्या रिपोर्ट आपको सौंपी है, हमें उस रिपोर्ट की, इस क्लरिकल कैडर को उस रिपोर्ट की कॉपी आप दीजिए। और अगर आप इसे सार्वजनिक नहीं करते हो तो इसका मतलब सिर्फ साफ यही है कि आपने क्लरिकल कैडर को, क्लर्क्स को लॉलीपॉप और झुनझुना पकड़ाने की कोशिश की है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। आप हरियाणा को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपको बेवकूफ़ बना रहा है अगर आपके पास में ग्राउंड लेवल की जानकारी नहीं है। वही ग्राउंड लेवल की जानकारी सारे रिकॉर्ड के साथ और सारे एनेक्जर्स के साथ में क्लरिकल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने आपको सौंपी है। उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमसा ऑर्गेनाइजेशन है और इक्सा ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से भी आपके पास में एडिशनल रिप्रेजेंटेशंस आपके पास कमीशन के पास में सौंपी गई हैं। उसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स का जिक्र किया गया है, कैडर स्ट्रक्चर के अंदर एनोमलीज का भी जिक्र किया गया है, पे स्ट्रक्चर के अंदर जो इश्यूज हैं उनका भी जिक्र किया गया है। आपने जिन 4 पॉइंट्स के ऊपर कमीशन को गठित किया था, जो 15-16 अगस्त को आपने जो वो सिग्नेचर्स किए थे कि इस कमीशन को इन 4 पॉइंट्स के लिए गठित किया जाता है और कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, रिप्रेजेंटेटिव्स से डिस्कशन के बाद में उनकी रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करेगी और एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है और रिकमेंडेशंस जो हैं वो सबमिट करवाई जाएंगी। आपके पास ही फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मनोहर लाल खट्टर जी, श्री श्री पद्म श्री जी, कम से कम उस रिपोर्ट के, उस रिप्रेजेंटेशन के 2 अक्षर तो पढ़ लो। कम से कम ग्राउंड लेवल के ऊपर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको आप पिछले 9 साल से संभाल रहे हो। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, मोदी जी से बैर नहीं, और हरियाणा के अंदर नारा है खट्टर जी तेरी खैर नहीं, क्योंकि हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेशन को खटारा बनाने का जो काम आपने किया है, जो पिछले लगातार इतने समय से जो आपने हरियाणा की एजुकेटेड क्लास के लिए, हरियाणा के यूथ के लिए
हरियाणा के एम्प्लॉय क्लास के लिए जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आपने क्रिएट की हैं, वो तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके समाधान के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त, एफ़र्ट्स जो हैं वो हम जैसे लॉयर्स को भी करने पड़ेंगे। कोर्ट्स के सामने भी इशू जाएंगे, आ रहे हैं, पिछले इतने समय से आ रहे हैं। आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपका सिविल सेक्रेटरीट है या जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर खुद जैसे जो नालायक हैं, जैसे नालायक आप हो, नालायक, नालायक का मतलब होता है नालायक, यानी कि जो आदमी लायक ना हो, ऐसे नालायक एडमिनिस्ट्रेटर्स का हेड भी अगर ऐसी नालायकी करेगा तो इस देश का, हमारे प्रदेश का, हरियाणा राज्य का उद्धार कैसे होगा। राम राज 22 जनवरी को आया, लेकिन आज देख के ये लगता है कि वो रामराज एम्प्लॉयज़ के लिए, यूथ के लिए, एजुकेटेड क्लास के लिए, जो आज आपकी नोटिफिकेशन के थ्रू आपकी सोच का हाल देखा जा रहा है, इधर जो एचएसएससी ने जो यूथ का हाल किया हुआ है, जिस तरीके की लिटिगेशन हाई कोर्ट के अंदर आती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर 9 साल में, पिछले 9 साढ़े 9 साल के अंदर आपको अब तक इतना भी समय नहीं लगा है या फिर आपकी कैपेसिटी नहीं है इन प्रॉब्लम्स को समझने की और इन प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढने की, तो भाई ये जो राजनीति अपनी चलाई जाओ। और क्या राजनीति चलाओगे? एक हरियाणा के अंदर बीजेपी ने इतने साल एफर्ट किया, बीजेपी ने इतने साल एफर्ट्स करके एक अपने जो वोटर्स कह लीजिए उनको, या अपने सदस्य कह लीजिए, एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया, और आप जैसे लोगों ने बीजेपी का वो हाल कर दिया है हरियाणा के अंदर कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी जी हैं जो कि कहीं ना कहीं फेस सेविंग हैं। आपके पास तो सीधा सा एक काम है, मोदी जी आप बोते जाओ और मैं और ओपी धनखड़ और हम लोग बस काटते जाएंगे। हमारा काम है सिर्फ काटने का। मोदी जी बोएंगे, आप काटोगे खाओगे, मोदी जी बोते जाएंगे, आप काटोगे खाओगे। अपने लेवल के ऊपर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूं, आप किस चीज़ की बात करना चाहोगे? लेट अस कम टू द पॉइंट मनोहर लाल खट्टर जी। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के नाम के ऊपर आपकी कैपेसिटी है 0। राजनीति में हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी हो बहुत कुछ अच्छी खासी, कहीं मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक बन के जा रहे हैं, कहीं ओपी धनखड़ पता नहीं किस चीज़ का इंचार्ज है, कोई सरदार वल्लभ भाई जी की मूर्ति लगाएंगे, कोई हरियाणा के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे। अरे इन जैसे लोग या कोई भी हो, जब वो खुद की सीट नहीं बचा पाए, ओपी धनखड़ जी का हाल देखा था चरखी दादरी के अंदर, जब वो मोदी जी की लहर से पहले इलेक्शन के अंदर आए थे, या खुद को आपको कोई जानता था क्या? राजनीति के अंदर आपका कहीं भी कोई रसूख था, उस रसूख के थ्रू आप चीफ मिनिस्टर बन गए, आ गए हरियाणा के अंदर। सोचा तो ये था कि मोदी जी ने कहीं ना कहीं एक एफिशिएंट आदमी को हरियाणा के अंदर चार्ज दिया है मुख्यमंत्री का। आप कहते हो आप ईमानदार हो, ठीक है, आप ईमानदार हो, आप 100% ईमानदार हो, 200% ईमानदार हो, आप 1000% ईमानदार हो, पूरे हरियाणा के अंदर आपसे ईमानदार आदमी कोई नहीं है, मान लिया। आप सेल्फ डिक्लेयर्ड ईमानदार हो अरविंद केजरीवाल की तरह, हमने मान लिया इस चीज़ को। लेकिन उस ईमानदारी का हम क्या करेंगे? उस ईमानदारी का हम जूस निकाल लें, उस ईमानदारी का हम खाने में मसाला डाल लें, हम क्या करें उस ईमानदारी का? जब आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इस लेवल की नहीं है कि आप हरियाणा के एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, और फिर अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा है कि जो इन चीज़ों को आपके सामने नहीं आने देता, या आपके पास इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, या आप अपने आर बाहर ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो आपकी खुद के अक्ल के दरवाज़ों को खुलने नहीं देती हैं,
तो ऐसे लोगों को अगर आप 9 साढ़े 9 साल में भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हो, तो मनोहर लाल खट्टर जी क्यों इस हरियाणा राज्य का एम्प्लॉयज़ का, यूथ का इतना नाश आपने जो करने पे लगे हुए हो, क्यों लगे हुए हो? अरे एफिशिएंसी नहीं है तो भैया इस्तीफा दो, अपने घर बैठो, पेंशन लो। इस 2,88,000 सैलरी नहीं मिलेगी तो 2 लाख पेंशन मिलेगी एक टर्म की। अब दूसरी टर्म भी खत्म हो जाएगी, आपकी पेंशन के अंदर तो कोई कमी नहीं है। और आपको एक क्लर्क का 19,900 जो है बेसिक, वो पता नहीं कितनी ज़्यादा आपको लग रही है कि नहीं जी 19,900, पहले तो हमें 19,900 ही नहीं छेड़नी, और 19,900 छेड़नी है तो लो जी 21,700 ले लो आप। अरे कहीं कुछ ना कुछ तो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एफिशिएंसी आपने दिखाई होती, कोई ना कोई तो कंसर्न आपने इन एम्प्लॉयज़ के लिए शो किया होता। और ऐसे इलेक्शन के टाइम के अंदर हरियाणा के एम्प्लॉयज़ को बेवकूफ़ बनाना और बेवकूफ़ समझना, ये तो कोई आपसे ही सीखे। इधर एचएसएससी जो है वो हरियाणा के यूथ को बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई है। कोई चीज़ होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सेप्ट भी की जाती हैं। गलतियाँ होती हैं, क्या वो एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं? लेकिन ना, आपके साथ तो वो वाला सिस्टम है कि जब तक सारी चीज़ें ना हो लें तब तक आप लोग अपनी गलती नहीं मानते हो। एक ऐसा ही एक इंसान नरेंद्र मोदी जी को मिला था केंद्र के अंदर, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। आज कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर विधायक, और आई थिंक ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पीकर ऑफ द विधानसभा ऑल्सो। लेकिन अल्टीमेटली किसानों से रिलेटेड जो केंद्र सरकार का और मोदी जी का जो नाश करवाया था वो नरेंद्र तोमर ने करवाया था। यही नाश हरियाणा के अंदर जो करवाने वाले दो मुख्य लोग हैं, उनमें एक पहले आदमी का नाम है मनोहर लाल खट्टर और दूसरे आदमी का नाम है ओपी धनखड़। इन लोगों ने हरियाणा के अंदर हरियाणा का तो नाश किया ही किया, लेकिन आप लोग तो वो लोग बनते जा रहे हो जो जिस जगह पे खड़े हो जाओगे खुद की पार्टी का नाश भी अपने कर्मों से कर रहे हो आप लोग। अब आगे का समाधान क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि मनोहर लाल खट्टर जी, क्लर्क एसोसिएशन ने जो कमीशन के सामने रिपोर्ट सबमिट करी है, जो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी है 250 पेजों की रिप्रेजेंटेशन, उसके ऊपर कमेटी ने क्या रिपोर्ट पेश करी, उस रिपोर्ट को आप सार्वजनिक कीजिए, पब्लिक डोमेन के अंदर लेकर आइए। अदरवाइज सारे स्टेप्स टेकअप किए जाएंगे, इसको आरटीआई के थ्रू मांगा जाएगा, इसको कोर्ट के थ्रू मांगा जाएगा, और अल्टीमेटली आपको ये रिपोर्ट देनी ही देनी होगी। और दूसरी बात, लेट मी टेल यू, काफ़ी क्लर्क भाई जो हैं वो जानते हैं, आई एम एडवोकेट विकास कुमार सांगवान, प्रैक्टिसिंग लॉयर एट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। पिछले जो भर्तियां रही हैं उसके अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेशन को कई प्रकार की रिप्रेजेंटेशंस दी गई, कुछ प्री एम्प्टिव स्टेप्स लेने के लिए दी गई, लेकिन नालायकी का जो लेवल हरियाणा के अंदर मैंने देखा है वो नालायकी का लेवल कई राज्यों के अंदर नहीं है, चाहे वो बीजेपी शासित प्रदेश ही क्यों ना हो। हरियाणा के अंदर एक अलग ही तरीके का नालायकी का लेवल है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कि जैसे सिस्टम चल रहा है चलते जाओ, पिछले 40 साल से चल रहा है तो और अगले 40 साल भी चल जाएगा। सरकार आज एक आ गई, कल दूसरी से थक जाएंगे तो फिर आ जाएगी। अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात आप करते हो, अल्टरनेट पॉलिटिक्स आप सोचते हो, ठीक है सरकार अब आएगी, 2 बार दूसरी आ जाएगी, फिर लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि मोदी जी जिन रिफॉर्म्स को इंडिया के अंदर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चाहते हैं, वहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जैसे नालायक लोग जो हैं, नालायक यानी कि जो लायक ना हो,
और वो लायक नहीं हैं, इसके उदाहरण अगर आपको देखने हैं तो आप आइए, हाई कोर्ट के अंदर आइए, जिन कोर्ट्स के अंदर सिविल रिट लगती हैं वहाँ आइए, वहाँ बैठिए और वहाँ देखिए कि किस तरीके के केसेस जो हैं वो कोर्ट के अंदर लग रहे हैं। वहाँ पर आपको हरियाणा सरकार की नालायकी के बड़े से बड़े उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा का जो यूथ है, जो एजुकेटेड क्लास है, वो हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी एचएसएससी और एचपीएससी के थ्रू पिछले इतने सालों से देख रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी नालायकी जो है वो पहले से कंटिन्यू होती आ रही है, लेकिन अगर वही कंटिन्यू होनी थी तो फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क है ही नहीं। इन चीज़ों का रिफॉर्म्स हो, प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हों, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हों, ये सारी की सारी चीज़ें क्लरिकल कैडर जो है वहाँ पर अलग अलग तरीके के पोर्टल्स हैं, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके थ्रू चीज़ों को एडवांस करने की कोशिश की जा रही है। एक क्लरिकल कैडर के अंदर जो वर्क बर्डन है और जो नेचर ऑफ वर्क है वो 2011-12 के बाद और जो 13 के अंदर जो नोटिफिकेशंस आई थी सी सेट से रिलेटेड या एक कॉमन नेम के अंदर जो कुछ पोस्ट को क्लर्क पोस्ट के अंदर मर्ज किया गया था, और उसके बाद जो पे कमीशन जो 1/1/2016 से जो FPL 1 के अंदर इन चीज़ों को रखा गया था, और तभी से जो अलग अलग एसोसिएशंस की जो डिमांड्स हैं उन चीज़ों को देखा गया, उन चीज़ों से रिलेटेड जो इश्यूज अराइज हुए आपके पास में पिछले कंटिन्यूसली, इफ़ आई कैन कैलकुलेट, 4 साल वो, 3 साल वो, 7 साल तो क्लियर ऐसे हैं जब से ये इश्यूज जो हैं वो बार बार आपके सामने आ रहे हैं। राइट। सो देखिए, जो चीज़ें हैं, चाहे वो मेरा रोष हो, चाहे वो हरियाणा के क्लरिकल कैडर के एम्प्लॉयज़ का रोष हो, चाहे वो एजुकेटेड क्लास जो एग्जामिनेशन सीईटी का जिन्होंने दिया, टीजीटी का या एचटेट का जिन्होंने दिया, चाहे वो एडवर्टाइज नंबर 5 के क्लर्क हों, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती हो, इंस्पेक्टर की भर्ती हो, जहाँ पर भी आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ नाकामी और निकम्मापन एडमिनिस्ट्रेशन का है, सारे का सारा। उसकी वजह से जनरल पॉपुलेशन को, जनरल पब्लिक को सैकड़ों तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लिटिगेशंस अराइज होती हैं, इश्यूज जो हैं वो डिले होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार वैसा समाधान नहीं हो पाता जैसा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन लायक हो, एडमिनिस्ट्रेशन अगर कंसर्न्ड हो तो वो जो समाधान इन चीज़ों का दे सकता है वैसा समाधान नहीं मिल पाता, और मिल भी पाता है तो कोर्ट प्रक्रिया के अंदर कई बार काफ़ी समय लग जाता है। फिर जो समय बर्बाद होता है उससे रिलेटेड कोई कॉम्पनसेशंस वगैरह जो है उनको लेना एक अलग से प्रक्रिया है और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया है। सो कानून है, कोर्ट हैं, तभी तो तभी तो तुम लोग, मनोहर लाल खट्टर जी, तभी तो तुम लोग कंट्रोल में हो। अगर कोर्ट ना हो, कानून ना हो, तो तुम्हारे जैसों का जो निकम्मापन, बेवकूफ़ी और जो नालायकी है वो हरियाणा प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, उन राज्यों के अंदर जनता का वो बुरा हाल कर दे कि लोग चक्कर काटते रहें। और जब तुम जैसे लोगों के पास में रिप्रेजेंटेशन देने आते हैं या किसी तरीके का धरना वगैरह करने आते हैं तो तुम्हारा पुलिस प्रशासन उनके ऊपर डंडे बरसाता है, तुम सुनते नहीं हो। तुम किसी के पास जाओ, जनसभा करना चाहो, किसी गांव के अंदर जाओ, वहाँ पे जनसभा करना चाहो, मीटिंग करना चाहो, लोगों को एड्रेस करना चाहो, तो तुम लोगों को फूल की मालाएं भी चाहिए, तुम लोगों को चाय भी चाहिए, तुम लोगों को सम्मान भी चाहिए। और जब तुम्हारे पास कोई आए तो वो पहले तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी, अपॉइंटमेंट मिल गई तो मीटिंग नहीं होनी, मीटिंग हो गई तो सुनवाई नहीं होनी। सो मनोहर लाल जी,
आपको समझाने का ना तो कोई मुझे फ़ायदा लगता है। अब बात यही है कि क्लर्क्स का जो आंदोलन जो स्थगित हुआ था, वो आंदोलन दोबारा उठेगा। वो इसलिए उठेगा क्योंकि क्लर्क्स को ये पता है कि उनकी जेन्युइन डिमांड है, और उस जेन्युइन डिमांड के अंदर मनोहर लाल खट्टर जैसा आदमी जो कि नालायक है और जिसका प्रशासन नालायक है, वो इनकी प्रॉब्लम्स को समझने के बावजूद भी उन्हें किसी प्रकार का समाधान नहीं दे रहा है। और जहाँ तक रही क्लर्क्स की बात, तो माय ऑल क्लर्क फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो जो क्लरिकल एसोसिएशन ने जो रिप्रेजेंटेशन दी है 250 पेजों की, जो कि पब्लिक डोमेन के अंदर है, सबसे पहले तो उसे पढ़ें आप। उसके अंदर देखें कितने एफर्ट्स दिन रात जाग कर और रिकॉर्ड्स को जगह जगह से इकट्ठा करके जो प्रॉब्लम से रिलेटेड रिकॉर्ड है, जिस तरीके की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और जिस सिंपल वे के अंदर उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर बताई गई है और जिससे कमीशन और कमेटी के सारे मेंबर्स सहमत थे। बल्कि अगर मैं आपसे एक बात पर्सनली शेयर करना चाहूँ तो कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो खुद सरप्राइज्ड हैं इस चीज़ से कि रिकमेंडेशंस, प्रॉपरली रिकमेंडेशंस देने के बावजूद भी इस नालायक मनोहर लाल खट्टर ने किया क्या है क्लरिकल कैडर के साथ में। वो खुद हैरान है इस चीज से। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर होने के नाते हो सकता है कि वो इसके बारे में ना बोल पाए, लेकिन जो भी वेरियस सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई है टाइम टू टाइम क्लरिकल कैडर को और कलर्स को और क्लरिकल एसोसिएशन को, वो रिकमेंडेशंस और जो रिजल्ट है उसके अंदर दिन रात का फर्क है। इसलिए उन रिकमेंडेशंस को हर क्लर्क, हर क्लरिकल कैडर का एम्प्लॉय देखना चाहेगा। अपने अलग अलग रीजन्स हैं, अगर क्लर्क्स के बढ़ा दिए तो कांस्टेबल्स के भी बढ़ाने पड़ेंगे, और भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड भी डिसीजंस लेने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें क्यों ना हो? क्या एक सेक्शन ऑफ एम्प्लॉय है कि जो जिसकी एक्सप्लॉयटेशन होती ही रहेगी कंटिन्यूसली, चाहे वो पहले की सरकारें हों, चाहे वो आज मनोहर लाल की सरकार है? ये सारी एक्सप्लॉयटेशन क्या क्लरिकल कैडर की या अदर एम्प्लॉयज की चलती ही रहेंगी, या कहीं ना कहीं जो पे कमीशन के रिफॉर्म्स हैं वो इनके ऊपर भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे? कैडर स्ट्रक्चर के अंदर जो खामियां हैं, आप इधर से सीईटी ले रहे हो, क्लरिकल कैडर की, क्लर्क्स की कॉमन भर्ती आप कर रहे हो, प्रेफरेंसेस, अब आप प्रेफरेंसेस लेते हो। 2017-18 से पहले आप प्रेफरेंसेस भी नहीं लेते थे, जहां जी में चाहा वहीं पर आपने क्लर्क को जो है भेज दिया। एक मेरिट के अंदर हायर मेरिट का क्लर्क है, कैंडिडेट है, उसको आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया, जहां पे कि लोअर लेवल के ऊपर ब्रांच स्ट्रक्चर ही नहीं है। आपका हर एक क्लर्क, मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, लिसन टू मी दिस थिंग, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी सेंस है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, देन यू लिसन टू दिस थिंग। जिस दिन से तुम लोग क्लर्क को अपॉइंटमेंट दे रहे हो, उस दिन से वो क्लर्क कम से कम एक असिस्टेंट का वर्क कर रहा है। और स्पेशली अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो यू कैन सी दिस एग्जाम्पल इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। एक असिस्टेंट का वर्क 35,400 के पे स्केल का बेसिक पे का वर्क जो है वो आप एक क्लर्क से करवा रहे हो। जो न्यू स्टाफिंग पॉलिसी है, जहां क्लर्क, असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट की जो रेशो है वो 1:2:1 होनी चाहिए, उस स्टाफिंग पॉलिसी को आप ना तो फील्ड ऑफिसेज के अंदर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सो इस तरीके की जो एनोमलीज हैं ये एक्सप्लॉयटेशन है। और इस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से और एक बार दोबारा पढ़ लेना, जिसने भी नहीं पढ़ी है मेरी उससे रिक्वेस्ट है, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, हमारे क्लरिकल कैडर के एम्प्लॉयज़ हों, जो रिप्रेजेंटेशन है इसे एक बार और ध्यान से आप पढ़ो।
इसके अंदर लास्ट में एक चीज़ कही गई है कि ये सारी एनोमलीज हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स वो नहीं है कि जहां हमें सिर्फ सरकार के ही मुंह की तरफ देखना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि कोर्ट्स के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करवाई जा सकती हैं। सिर्फ एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो, जिसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि काफ़ी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है उस चीज़ के अंदर। पॉलिसी डिसीजंस के अंदर कोर्ट की इंटरफेरेंस लिमिटेड रहती है, लेकिन जहां पर एम्प्लॉय की एक्सप्लॉयटेशन की बात है, दिस मैटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। आप एक क्लर्क की सैलरी के ऊपर असिस्टेंट का काम करा के लगातार उसको सारी उम्र क्लर्क की ही सैलरी कैसे दे सकते हो? सो फ्रेंड्स, इन सारे इश्यूज़ को डिटेल्स में अगर आपने जानना है तो सबसे पहले आप जो क्लरिकल एसोसिएशन, CAWS, काउज की तरफ से, हमसा की तरफ से, इक्सा की तरफ से, इन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, और मेनली जो काउज की रिप्रेजेंटेशन है 250 पेजों की, इन चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा कि कितना होमवर्क और कितना ग्राउंड वर्क इन एसोसिएशन की तरफ से किया गया है अपनी बातों को सही जगह तक पहुंचाने के लिए। अब किस लेवल के ऊपर कमी रही है, मुख्यमंत्री जी ने अपने दिमाग को यूज़ नहीं किया या दूसरों ने उनके दिमाग को यूज़ होने नहीं दिया, इन चीज़ों को समय के साथ में इनकी नॉलेज में लाना, इनसे कमीशन की रिपोर्ट की डिमांड करना। भाई, हमारी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आप कह रहे हो ना कि आपने विचार किया है, उन सारे बिंदुओं को आपने परखा है, तो लाइए उस रिपोर्ट को, जो कमीशन ने रिपोर्ट दी है इन सारे बिंदुओं के ऊपर, उसे हमारे सामने कीजिए, पूरे क्लरिकल कैडर के सामने कीजिए। उसके बाद वी विल सी कि व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू टेक। लेकिन नालायक आदमी नालायकी का काम करेगा। मनोहर लाल खट्टर ने अगर उन रिपोर्ट्स को इग्नोर करते हुए अगर ये नोटिफिकेशन जारी करवाई है, तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उस रिपोर्ट को जनता के सामने, लोगों के सामने, क्लरिकल कैडर के सामने पब्लिक करें। लेकिन ये रिपोर्ट पब्लिक होके रहेगी। असली रिपोर्ट अगर पब्लिक कर दोगे तो सबको ये पता लग जाएगा कि कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस करी हैं और इस नालायक आदमी ने उन रिकमेंडेशंस को किन वजह से इग्नोर किया है और इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया। और फ्रेंड्स, जहाँ तक रही आंदोलन की बात, आपने पहले क्लरिकल कैडर से मेरी रिक्वेस्ट है, आपने पहले जो आंदोलन किया था 42 दिन का, उस तरीके से अब की बार अपनी गर्दन को सरकार के शिकंजे में मत फंसने देना। एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन ये डेवलप होना चाहिए। ये आंदोलन इस तरीके से डेवलप होना चाहिए कि इस सरकार के पसीने भी छूट जाएं, सरकार को ये भी पता हो कि स्ट्राइक चल रही है और सरकार किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कोई भी मेजर पुनिटिव एक्शन ना ले सके। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो आंदोलनों से रिलेटेड, स्ट्राइक से रिलेटेड, वर्क शटडाउन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी जजमेंट्स हैं, जो भी लॉ हैं, उस दायरे के अंदर रहकर इस आंदोलन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो कि मनोहर लाल खट्टर का जो प्रोग्राम है हरियाणा स्टेट को और ज़्यादा खटारा बनाने का, वो सक्सेस ना हो सके। मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस करो। मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक नालायक एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने इतना अच्छा मौका था क्लरिकल कैडर के अंदर, क्लरिकल स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट्स करने का इतना अच्छा मौका था, और वाहवाही लूटने का और क्लर्कों से ढेर सारे आशीर्वाद लेने का इतना अच्छा मौका था। लेकिन इस मौके को भी अगर जो चूक गया, तो इसका मतलब वो ना तो खुद का है, ना उसके खुद का दिमाग है, ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिमाग है, और वो इस
बीजेपी के लिए पनौती है। बीजेपी को खुद ही इसे साइडलाइन कर देना चाहिए, और वैसे भी बीजेपी तो साइडलाइन करेगी। मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी साइडलाइन करेगी। मनोहर लाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतेगा या नहीं जीतेगा मुझे नहीं पता। पिछली बार 45,000 वोट्स का मार्जिन था, अब की बार 45,000 से हारेगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन हरियाणा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मुख्यमंत्री पद के अंदर मनोहर लाल खट्टर आना नहीं चाहिए, और मैं समझता हूं कि आएगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले तो जो कंसर्न है वो ये है कि जिस रिपोर्ट के आधार के ऊपर पी राघवेंद्र राव कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, जो गवर्नमेंट को सबमिट करवाई है, जिस रिपोर्ट के ऊपर, जिस आधार के ऊपर इस बेवकूफ़ आदमी मनोहर लाल, मेरी नज़र में बेवकूफ़, जो नालायक आदमी, इस नालायक आदमी ने उन चीज़ों को कैसे इग्नोर करते हुए ये नोटिफिकेशन जारी की है। हर एक क्लर्क को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो सारे पॉइंट्स ले रखे हैं उनके ऊपर कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, और अगर पॉजिटिव रिकमेंडेशंस दी हैं तो मनोहर लाल खट्टर ने क्यों नहीं मानी उन रिकमेंडेशंस को। सो मिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पी राघवेंद्र राव कमीशन, जो कि एक हिस्टोरिकल कमीशन है, हरियाणा क्लरिकल कैडर के लिए हिस्टोरिकल कमीशन है ये, आज अगर मौका चूक गए तो ये रिफॉर्म्स आगे आने वाले 40 साल में भी नहीं हो पाएंगे। नोटिफिकेशन साफ बताती है कि ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर 27-27 साल तक प्रमोशन नहीं होते हैं, तो वहां पर आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू क्या उनको एक एडिशनल इंक्रीमेंट दे के अपना पल्ला झाड़ लेंगे, या फिर क्लरिकल कैडर स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट्स होंगी, नई सीटें असिस्टेंट की सैंक्शन होंगी, क्लर्क्स का जो अनुपात है असिस्टेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट का, क्या वो नई स्टाफिंग पॉलिसी के हिसाब से होना चाहिए? क्या जब रिक्रूटमेंट्स कॉमन है और अब सीईटी के थ्रू रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो क्या एक कॉमन कैडर स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए? नए एम्प्लॉयज़ हों चाहे पुराने एम्प्लॉयज़ हों, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑब्वियसली क्लरिकल कैडर के अंदर जो कि अपने डिपार्टमेंट्स में प्रमोशंस ले चुके हैं और जिनके पहले प्रमोशन हो गए हैं, जिनको अच्छे डिपार्टमेंट्स मिल गए थे, उनमें से कुछ लोग हो सकता है कि मेरी इन बातों से सहमत ना हो या उनको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता हो, बट ये 1, 2, 10, 100 एम्प्लॉयज़ की बात नहीं है, ये पूरे क्लरिकल कैडर स्ट्रक्चर की एक हिस्टोरिकल मूवमेंट की बात है। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के ऊपर कंटिन्यूसली वीडियो जो है, टॉपिक्स, बातें काफ़ी कुछ है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, अभी तो ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए जो ज़रूरी बातें थी अभी मैं इनको यहीं तक सीमित रखता हूँ। इससे रिलेटेड आगे भी मैं वीडियो अपडेट्स करता रहूँगा, और आपकी कोई भी राय है, कोई भी कमेंट है, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ शेयर कीजिए, और कोई भी आपका इशू है वो मेरे आप ऑफिस नंबर, व्हाट्सएप जो नंबर है वहाँ पर आप मैसेज के थ्रू मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे ऑफिस का जो व्हाट्सएप नंबर है 7986657694, एडवोकेट विकास कुमार सांगवान, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को लाइटली नहीं छोड़ना है और इसके अंदर पोलाइट रहना है, ऑर्गेनाइज्ड रहना है। हमें जो आंदोलन है उसे शांति प्रिय रखना है, एक बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इन चीज़ों को लेकर चलना है, और सबसे पहले हमें अपनी बातों को समझना है।
आपस के अंदर एकजुटता जो है वो रखनी है। सो एक दूसरे से नाराज़गी या कि कोई ये सोचता हो कि क्या एफ़र्ट हुए थे, कोई एफ़र्ट्स के अंदर कमी है, कोई एफ़र्ट के अंदर कमी नहीं है। आप जिस भी लेवल तक हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाकर जो एफ़र्ट हो सकते थे वो क्लरिकल एसोसिएशंस ने किया है, प्रॉपरली मैटर को रिप्रेजेंट किया है, और अब तो ये रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने पब्लिक डोमेन के अंदर है। इस रिप्रेजेंटेशन का एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक एनेक्जर, एक एक चीज़ जो लगा रखी है उस चीज़ को ध्यान से पढ़ें और आप देखें कि कितने हार्ड एफर्ट्स जो हैं वो इस सरकार को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए दिन रात सब ने मिलजुल कर किए हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इससे रिलेटेड टॉपिक को हम फर्दर डिस्कशंस जो है वो ज़रूर करेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उससे रिलेटेड आई विल मेक दी अनदर वीडियो। अब कंटिन्यूसली ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लरिकल कैडर का हर एम्प्लॉय जो है वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, आपस में एकजुटता बढ़ाने का प्रयास करे। एकजुटता बढ़ेगी तो आंदोलन को आगे सही दिशा जो है वो मिल पाएगी, और इस आंदोलन को वो दिशा देनी है कि बातें भी सुनी जाएं, स्ट्राइक भी हो, वर्क शटडाउन भी हो, सरकार को पता भी चले कि फेज वाइज स्ट्राइक कैसे होती है, और सरकार के पसीने निकल जाएं कि आंदोलनकारियों के खिलाफ किसी भी तरीके का लीगल एक्शन या सर्विस रिलेटेड एक्शन ना ले सके, और अगर ले तो कोर्टों में जाकर वो खारिज हो सके और हर एम्प्लॉय का इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड हो सके। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल सी अगेन, एंड इस वीडियो को आप ज़रूर आपस में शेयर कीजिए, एक दूसरे के साथ चीज़ों को समझेंगे, डिस्कशंस को सही रास्ता मिलेगा और ये चीज़ें आगे जो है प्रभावी ढंग से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।